वी आर लाइव नाउ। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त कश्यप में। तो डियर स्टूडेंट, जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ। आज एक हमारी नई बुक स्टार्ट हो रही है, नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, बीएससी सेकंड सेमेस्टर में हमारी दो बुक होती है, यानी कि दो पार्ट होते हैं। पहले वाले पार्ट बी में हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो ये पार्ट ए है। और पार्ट ए में आज जो हम बुक पढ़ने वाले हैं वो थर्मोडायनेमिक की बुक पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी तेज होगी होगी, तो उन प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखो भाई, आपकी बुक का क्या नाम है? एक बार अपने बुक का पार्ट ए का नाम याद रख लो, फिजिक्स का, यानी कि पार्ट ए। इसका नाम है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये आपका पार्ट ए है। और इसमें से हम कौन कौन सी चीज़ों को करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक बार जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ, एक बार जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ भाई। तो इसमें देखो, इसमें आपकी 4 यूनिट ही है। पहले यूनिट में हमें पहले आज सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपके सारे काम कराऊंगा। पहले में हम ये देखेंगे, हमारे पास इस वाली बुक में स्ट्रेटेजी ये रहेगी। पहले जो हमारी छोटी छोटी यूनिट है, पहले उन वाली यूनिट को निपटा लेंगे, और फिर इसके बाद बड़ी यूनिट कर लेंगे, क्योंकि छोटी वाली यूनिट में से क्वेश्चन बनेंगे बनेंगे आपके लोग, और हर साल वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो पहले अब एक बार देख लेते हैं हमें यूनिट फर्स्ट में क्या क्या चीजें पढ़नी है। पहले एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ इसका, जिससे कि आपको किसी को कोई दिक्कत समस्या ना होगा। यूनिट फर्स्ट में हमें डिस्कस करनी है जीरो और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, यानी कि जीरो और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमें पढ़ना है, यानी कि शून्य नियम और प्रथम नियम। तो इसमें सबसे पहला पढ़ना है हमें स्टेट फंक्शन एंड थर्मोनोलॉजी ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं और थर्मोडायनेमिक की मतलब छोटी छोटी सी डेफिनेशंस क्या होती है, पहले ये पढ़ना है। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं बनता स्टेट फंक्शन से, बस ये आप कह सकते हो कि एक 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो मैं आपको साथ साथ ये भी बताता रहूंगा कौन से कहाँ से क्या क्या बनता है। तो इस वाला स्टेट फंक्शन एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक, इससे आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बनने की संभावना है, बस वो भी स्टेट फंक्शन है। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे उसने क्या रखा, जीरोथ लॉ एंड टेम्परेचर, यानी कि वो जीरो नियम की बात कर रहा है, शून्य नियम की बात कर रहा है। फिर आपसे कह रहा है फर्स्ट लॉ बताना है हमें, फर्स्ट लॉ कैसा काम करता है। हाँ, फर्स्ट लॉ आपका मिल सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में 3 नंबर में। ठीक है, फर्स्ट लॉ भी आपको मिल सकता है, यानी कि उष्मागतिकी का हमें प्रथम नियम मिल सकता है। अगर मैं आपसे कह लगूँ उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक के हमारे 4 रूल होते हैं, जीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो यानी कि 4 रूल हो गए। जीरो रूल इस वजह से कहा जाता है उसे, क्योंकि वो सबसे बाद में डेवलप हुआ। ठीक है, सबसे बाद में इसके बारे में बताया गया। फिर आपसे कह रहा है इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट हमें पढ़ना, आंतरिक ऊर्जा कंसेप्ट पढ़ना, हीट एंड वर्क डन, उष्मा और करत कार्य देखना है कितना रहने वाला है। फिर इसके बाद वर्क डन इन वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, यानी कि कार्य किस किस में कितना होगा। आपने सभी ने पढ़ा होगा साइक्लिक प्रोसेस, आइसोबार प्रोसेस, जैसा आपने हिंदी वालों ने पढ़ा होगा समदाबी प्रक्रम, रुदोष्म प्रक्रम, समायतनी प्रक्रम, वे वाला टॉपिक इसमें हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा 3 नंबर का, इन प्रोसेस में से भी 3 नंबर का। ठीक है, पूरी संभावना है, मतलब कोई से भी आए चाहे तो। फिर इसमें एंथैल्पी, एंथैल्पी से एक क्वेश्चन मिलेगा यहाँ आपको। एंथैल्पी देखो, फिर आपसे पूछ रहा रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। यहाँ से ये वाली जो टर्म्स है आपकी सीपी एंड सीवी, ये 7.5 नंबर के टर्म्स में क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना है। यहाँ से या तो एंथैल्पी से क्वेश्चन आवे, या रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी से 7.5 नंबर का क्वेश्चन आवे। इसके बाद उसने क्या रखा, कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन से क्वेश्चन मिलेगा भैया आपको। यहाँ से आपको 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इफिशियंसी कह रहा, इफिशियंसी पे एक न्यूमेरिकल मिलेगा 3 नंबर का, यहाँ से एक न्यूमेरिकल मिलेगा 3 नंबर का। ठीक है, और कार्नोट थ्योरम, कार्नोट थ्योरम आपकी 15 नंबर या 7.5 नंबर के भी पूछे जाने के चांस है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कौन सा टॉपिक कितने नंबर का पूछे जाने के हमारे चांसेस हैं। ठीक है, इसके बाद इसके इंजन दे रखे हैं। तो बस इस वाली यूनिट में से ये सारी चीजें मतलब हमारे पढ़नी है। ठीक है, और कौन कौन सी चीज कितने कितने नंबर की आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, यूनिट सेकंड में देखते हैं। यूनिट सेकंड में हमें क्या क्या पढ़ना, यूनिट सेकंड में हमें पढ़ना दूसरा और तीसरा रूल थर्मोडायनेमिक का। इसमें क्या पढ़ना, डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड रूल, ये पढ़ना है। ठीक है, क्लोसियस इनइक्वालिटी पढ़नी है इसमें। तो सेकंड रूल जो होता है हमारा, ये भी अपना शॉर्ट क्वेश्चन बनने के यहाँ से चांस रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर आगे बता रखा है
एंड एंट्रोपी, एंट्रोपी से भी शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से बनेगा वे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ध्यान देना भाई यहाँ पे। तो अगर मैं आपसे कहूँ इसमें से एक ये जो क्वेश्चन है क्लोसियस क्लोरोट्रोपेन इक्वेशन, ये आपका 7.5 नंबर का, जूल थॉमसन इफेक्ट यहाँ से आपका 7.5 नंबर का। बाकी इसमें से जो चीजें आपको दिखाई दे रही है ये मैक्सवेल रिलेशन, ये भी आपका 7.5 नंबर का, ठीक है। तो बाकी मोटे मोटे तौर पे इसमें से इंपॉर्टेंट टर्म्स भी यही थी और ये वाली हम चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो सेकंड यूनिट ये होगी हमारी। चलते हैं यूनिट थर्ड की तरफ। यूनिट थर्ड क्या कह रहा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में से। इसमें से मैं अगर आपसे कहूँ इसमें से आपको मतलब क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन इसमें से मिलेगा काइनेटिक मॉडल एंड रिडक्शन ऑफ गैस लो, चार्ल्स लो, बाइल्स लो, उन्हें हमें प्रूफ करके दिखाना। तो यहाँ से आपको एक छोटा क्वेश्चन मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, बनता है बस, मतलब इस तरीके से रहता है, मतलब छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे आएंगे आपके, ठीक है। और डेरिवेटिव मैक्सवेल लो, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये आपका 7.5 नंबर का, ठीक है। इसमें आपसे पूछ रखा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटियां, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लॉ ऑफ इक्वापार्टीशन एनर्जी, ऊर्जा का संविभाजन नियम, डेरिवेशन नहीं, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो सा मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ वे क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे तरीके से करने करने इसमें। एंड इट्स एप्लीकेशन टू स्पेसिफिक हीट, ये स्पेसिफिक हीट वाला जो है मोनो डाई और पोलो, ये 7.5 नंबर का, और ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि हम क्या काम करेंगे, एक तो ये कौन सी यूनिट है हमारी, यूनिट थर्ड, तो यूनिट थर्ड को जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे करने की, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हमारे बनते ही बनते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट यूनिट है हमारी रेडिएशन, यूनिट 4 है रेडिएशन, और यहाँ से ही हमें सिलेबस स्टार्ट करना, क्योंकि एकमात्र आपकी ये ऐसी यूनिट है इसमें से सबसे कम काम है, और इसमें से क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर का बनता ही बनता है। इस वाली यूनिट में से आपका 15 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, 15 नंबर का भी, 7.5 नंबर का भी। यानी कि कहने का मतलब है आपको ये वाली यूनिट आपको पास कराने में इतनी ज्यादा मदद है, मतलब अगर इस वाली यूनिट को ही करके चलेगा, पिछली बार भी इसमें 15 नंबर का क्वेश्चन भी था और 7.5 नंबर का भी था। तो यानी कि इस वाली यूनिट देखो, यूनिट है तो छोटी और लेकिन ये नंबर ज्यादा दे जाएगी, यानी कि 15 से 20 नंबर तक का इस वाली यूनिट में से बन जाता है। तो सबसे पहले हम यही वाली यूनिट को अपना कंप्लीट करेंगे, इसके बाद कौन सी यूनिट को करेंगे, थर्ड यूनिट को करेंगे, इसके बाद कौन सी यूनिट को करेंगे, इसके बाद सेकंड यूनिट को करेंगे, और सबसे बाद में फर्स्ट को करेंगे, यानी कि उल्टे चलेंगे हम। तो आज यही यूनिट हम डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ रेडिएशन, यानी कि विकिरण, विकिरण, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। एक बार इसके हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहला हमें पढ़ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ना है, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा मैं आपको बताऊं इसमें से क्वेश्चन कहां से बनता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन 3 नंबर का, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, देखो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से ये स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यहाँ से स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन से लेके और ये रेले जीन्स के फॉर्मूले तक, यानी कि यहाँ तक, ये अकेला ही क्वेश्चन है 15 नंबर का। कितने नंबर का, 15 नंबर का, इतनी सारी बात इसमें। और स्टीफन बोल्ट्जमैन लो एंड विंड डिस्प्लेसमेंट लो फ्रॉम प्लांक लो, यानी कि ये अगर मैं आपसे कहूँ इसमें आपका 2 ही क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चन के अंदर से ही पार्ट पार्ट टूटे हुए हैं, ठीक है। तो मैं साथ साथ क्या काम कराता रहूंगा, आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास में कि हम ज्यादा वो चीजें करें, मतलब आपको थ्योरी बाद में रहे। मैं क्या काम करूंगा, सभी स्टूडेंटों को ये वाली बात बता रहा हूँ, हमारे लेक्चर अब से लेक्चर का टाइम थोड़ा सा बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। आप ये मत ना सोचियो कि मतलब हमारा नेट खत्म हो गया या वो हो गया, आपको अपने क्लास खत्म करने के लिए हो, यानी कि क्लास फिनिश करने के लिए अपना नेट बचा कर रखना है। इस वजह से मैं इस वाले इन लेक्चरों में आपकी थ्योरी, ठीक है, आपकी थ्योरी, इन वाले लेक्चरों में आपकी क्या कराऊंगा, मैं इन वाले लेक्चरों में आपकी इंग्लिश वालों की भी थ्योरी और हिंदी वालों की थ्योरी भी साथ साथ करवाता रहूंगा। तो इस वजह से हमारे लेक्चर का टाइम लगभग भी 2 से 2.5 घंटे तक भी जा सकता है, तो उसकी दिक्कत मत ना लियो, आपको अपना काम कंप्लीट करके चलना है, ठीक है।
हिंदी में भी लिखवाऊंगा और इंग्लिश में भी लिखवाऊंगा, ठीक है। जब मैं हिंदी वालों को लिखवा रहा हूँ, इंग्लिश वाले उस कंसेप्ट को पढ़ रहे होंगे, और इंग्लिश वालों को लिखवा रहा हूँ तो हिंदी वाले अपना कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे। क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखियो भाई, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, यूनिट 4 ही स्टार्ट करते हैं अपनी, ठीक है। और पहले हम समझते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं, जैसा हमारे यूनिट का नाम आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले यूनिट से ही हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 से हम स्टार्ट करते हैं, थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। चलो बढ़ो जल्दी जल्दी से आगे, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ो भाई। और अपना सबसे पहला टॉपिक, जो अपना सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला हमें पढ़ना है रेडिएशन। क्या पढ़ना है? रेडिएशन। रेडिएशन होगा क्या है, देखो, जिसकी एग्जाम में थ्योरी आएगी उसी की थ्योरी का काम मैं आपको कराऊंगा, बाकी थ्योरी का काम मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा, ठीक है। मैं बाकी काम आपको ऐसे ही समझा दूंगा। तो ये टॉपिक है हमारे पास रेडिएशन का। इसे क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण। ध्यान से समझिए क्या है। मान लो सपोज करो, एक हमारे पास बॉडी है ए, बॉडी ए यानी कि वस्तु है ए। बॉडी का मतलब शरीर नहीं है यहाँ पे मतलब वस्तु है, वस्तु ए है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास? वस्तु बी है, दूसरा है बॉडी बी है, बी है यानी कि वस्तु बी है हमारे पास, ठीक है। अब इसे अपनी हीट भेजनी है, मतलब इसे अपनी एनर्जी भेजनी है, इसे ए को एनर्जी देनी है बी को, यानी कि हीट ट्रांसफर करनी है, हीट ट्रांसफर करनी है। तो हीट ट्रांसफर करते वक्त उष्मा का स्थानांतरण करते वक्त बीच में कोई मीडियम ना हो, यदि बीच में कोई मीडियम ना हो, ए और बीच में कोई मीडियम ना हो, नो मीडियम, नो मीडियम, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हम रेडिएशन, यानी कि ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन। यानी कि अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक, यानी कि बॉडी ए से बॉडी बी तक अगर एनर्जी ट्रांसफर हो पा रही है, एनर्जी जा रही है, हीट जा रही है, और बीच में कोई मीडियम की जरूरत ना पड़ रही, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रेडिएशन। जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या आपको समझ में आया रेडिएशन क्या होता है? यानी कि ए से बी को एनर्जी ट्रांसफर करते वक्त, हीट ट्रांसफर करते वक्त किसी भी माध्यम की आवश्यकता ना हो, किसी भी मीडियम की जरूरत ना पड़े, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेडिएशन। ऐसा प्रोसेस आपने कहाँ पे देखा? यानी कि ऐसा प्रोसेस आपने कहाँ पे देखा? सन में ना देखा क्या? सन जब आप सभी को एनर्जी देता है, क्या सूर्य जब आप सभी को एनर्जी देता है, क्या किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है? क्या कभी पाइप वाइप या कोई ऐसी चीज लग रही है जो मतलब क्या जो मतलब आप तक एनर्जी पहुंचा रही है? अरे एक तरीके से ऐसा मान के चलो, सन जो है, सूर्य भगवान सबको एनर्जी दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है किसी के घर के ऊपर पाइप लग रहा है, किसी के घर के ऊपर कोई ऐसी चीज लग रही है कि उस सोर्स से उसके आदमी के अंदर एनर्जी जानी, ऐसा कुछ नहीं है। सब ले लो, जिसकी मर्जी चाहे वो ले लो, ठीक है। आगे बात समझ में? यानी कि सन की एनर्जी के लिए, एनर्जी आप तक पहुंचने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ रही। यानी कि एक तरीके से ऐसा समझ लो, लूट मच रही है, ठीक है। लूट मचने में क्या होता है? किसी को दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ता, डायरेक्ट ऐसे लिया और ऐसा एनर्जी को फेंक दिया, लूट मच गई। तो उस वाले लूट वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेडिएशन। एक बार थंब करके बताओ यहाँ तक स्टूडेंट, क्या आप सभी को समझ में आया? फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। क्या बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। अब देखते हैं रेडिएंट एनर्जी क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडिएंट एनर्जी। सर रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल कर देंगे। पर अब सर क्लास में टाइम से जरूर आ जा करो, क्योंकि मैंने काफ़ी 15 मिनट की क्लास आपके ले ली है, ठीक है। अब से आपकी क्लासेस जैसे नोटिफिकेशन जाए आप गैली ज्वाइन कर लग रहो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आपका 12 तारीख से पेपर भी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और आपकी क्लासेस का टाइम, मतलब क्लासेस ज़्यादा टाइम तक के लिए चलेगी, आप अपना नेट भी बचा कर रख रही हो।
साथ साथ आप नोट्स बनाते रहियो, हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ में नोट्स आपके लिखवाता रहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने, अगर मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने क्या करा, सिलेबस डिस्कस करा। सिलेबस डिस्कस करने में मैंने आपको बताया कि आपकी नई बुक स्टार्ट होगी आज से थर्मोडायनेमिक की, थर्मोडायनेमिक ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें यूनिट फर्स्ट चल रही है और यूनिट फर्स्ट में हमारे जीरो और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक है। तो इसमें से मतलब इस वाली यूनिट को स्टार्ट नहीं करा रहे हम। तो कौन सी यूनिट को स्टार्ट कराया मैंने, क्योंकि हम ऐसी यूनिट को देखेंगे जो जल्दी हो जाए और जिसमें से सबसे ज़्यादा है। तो मैं थर्मोडायनेमिक की कौन सी यूनिट करा रहा हूँ, यूनिट 4 करवा रहा हूँ, ठीक है। और यूनिट 4 है हमारी थ्योरी ऑफ रेडिएशन। और इनमें से मतलब आपका प्रीवियस ईयर्स भी अगर आप देखोगे तो 15 से 20 नंबर का इस वाली यूनिट में से पूछा गया था। केवल 2 ही टॉपिक हैं बड़े बड़े से, उन्हीं 2 टॉपिकों को हम अगले 2 से 3 दिनों में कर रहे होंगे और हमारी यूनिट खत्म हो रही होगी। क्लास का टाइम थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप साथ साथ रिपीट करते मतलब समझते रहियो, ठीक है, नेट बचा कर रखियो। तो इसमें हमें मतलब इस वाली यूनिट को कर रहे हैं, यूनिट 4 को थर्मोडायनेमिक। और क्या पढ़ा रहा हूँ मैं उसमें, उसमें बता दूं मैं, सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज का रेडिएशन। क्या है, विकिरण, रेडिएशन टॉपिक है। इसमें क्या है कि जब एक, मान लो कोई एक तरीके से ये हमारा प्रोसेस है एनर्जी ट्रांसफर करने का, उष्मा को या हीट को ट्रांसफर करने का किसी भी मीडियम के बिना। यानी कि यदि हमारे पास ए बॉडी है, वस्तु ए है और दूसरी वस्तु बी है, अगर वस्तु ए दूसरी वस्तु को अपनी हीट ट्रांसफर कर रही है तो बीच में यदि कोई मीडियम ना है, तो इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करने के प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन। यानी कि एक तरीके से सन से जो एनर्जी आ रही है ना अर्थ पे, सन से अर्थ पे जो एनर्जी आ रही है, क्या इसमें किसी मीडियम की जरूरत पड़ रही है, नहीं, डायरेक्टली आ रही है। क्या आ रही है, डायरेक्टली आ रही है। तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं हम रेडिएशन, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, रेडिएशन, ठीक है। चलो अगले टॉपिक पे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रेडिएंट एनर्जी। क्या टॉपिक है, रेडिएंट, रेडिएंट एनर्जी। ये छोटी छोटी सी टर्म्स है जो मतलब अभी पढ़नी है, लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म्स की मैं थ्योरी साथ साथ में लिखवा दूंगा, ये बस समझनी है। यानी कि इसे बोलते हैं विकिरण, विकिरण ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, अब ध्यान से समझियो, अब ध्यान से समझियो भाई एक बार। अगर सपोज करो कोई भी एक चीज है, मान लो ये कोई चीज है, ठीक है, और ये चीज क्या काम कर रही है, ये चीज क्या काम कर रही है, चारों तरफ से एनर्जी को बाहर निकाल लिया, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, कंटिन्यूअसली निकाल लिया एनर्जी अपने, ठीक है। चारों तरफ से एनर्जी को निकाल लिया, कोई भी एक बॉडी है हमारे पास में, कोई भी एक वस्तु है, कोई भी क्या है, एक वस्तु है, और ये क्या कर रही है, अपनी एनर्जी निकाल लिया कंटिन्यूअसली। यानी कि कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, एनर्जी एमिट कर रही है। एनर्जी कह दो या हीट कह दो, हीट कह दो, ठीक है, उष्मा कह दो। यानी कि सतत रूप से क्या कर रहे हैं, सतत रूप से उष्मा को क्या कर रही है, बाहर निकाल रही है। यानी कि एमिट कर रही है, एमिट कर रही है। तो ये एनर्जी एमिट होना ही क्या बोला जाता है, रेडिएंट एनर्जी। इसी चीज को क्या बोला जाता है, रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी। यानी कि विकिरणित या विकिरणित ऊर्जा, जो मान लो कोई भी बॉडी है किसी भी एनर्जी को कंटिन्यूअसली बाहर निकाले हुए हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम, रेडिएंट एनर्जी। और वो ऐसा क्यों करती है, क्योंकि उसके अंदर टेम्परेचर मौजूद होता है। तो टेम्परेचर के कारण, अगर कोई आपसे पूछने लगा किस कारण अब एनर्जी बाहर निकलती रहती है, टेम्परेचर के कारण, ठीक है, तापमान के कारण, तापमान के कारण। भाई एक बात बताओ, आपके शरीर में से पसीना निकलता रहता है, किस कारण निकल रहा है, क्योंकि आपके शरीर में एनर्जी है, हीट है। अगर आप ठंडे पड़ जाओगे तो क्या कहते हैं, जब आदमी ठंडा पड़ जाता है तो मरने की स्टेट में चला जाता है। इस वजह से अगर आपका शरीर मजबूत है, गर्म है, तो इसका मतलब क्या है, पसीना निकल रहा है, तो कंटिन्यूअसली पसीना निकल रहा है, तो इसका मतलब है
आपके शरीर में से क्या है, एनर्जी बाहर निकल लिया, किसके कारण, क्योंकि आपके शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इस वजह से। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विकिरणित ऊर्जा। यानी कि जब कोई एक वस्तु कंटिन्यूअसली अपने अंदर से क्या करती है, एनर्जी बाहर निकालती है टेम्परेचर के कारण, तो इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी, विकिरणित ऊर्जा। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो और थंब करके बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, जल्दी जल्दी से थंब करके बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। जल्दी जल्दी से आगे बढ़ जाओ। ठीक है, और आज का पहला महत्वपूर्ण टॉपिक और अपने कंसेप्ट से रिलेटेड पहला टॉपिक है यूनिट 4 का। पहला टॉपिक है भैया ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। टॉपिक नेम है ब्लैक बॉडी, परफेक्टली, टॉपिक नेम है परफेक्टली, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। एग्जाम में इंपोर्टेंट कितनी बार पूछा गया है ये। ठीक है, पूर्ण आदर्श कृष्णिका, पूर्ण आदर्श कृष्णिका। ठीक है, और ये आपका इंपोर्टेंट है 3 नंबर में। साथ साथ नोट करते रहिए, होता क्या है, पहले आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में समझा दूं। पूर्ण आदर्श कृषि का क्या है, एक बार और बता दूं स्टूडेंट, कॉपी पेन पेंसिल रबर कटर साथ में लेकर बैठो, साथ साथ नोट्स बनाते रहियो। आपको ये मत ना सोचियो कि बाद में कोई नोट्स वगैरह मिलेंगे, बिल्कुल नोट्स नहीं मिलेंगे, ना ही इतना टाइम है नोट्स बनाने का। ठीक है, इस वजह से जो मैं आपको वीडियो में लिखा रहा हूँ ये आपके नोट्स हैं, हिंदी वालों का भी लिखाऊंगा और इंग्लिश वालों को भी। इस वजह से आप अपनी फेयर कॉपी लेकर बैठ कर लेकर बैठो। ठीक है, तो पूर्ण आदर्श कृषि क्या होती है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मान लो सपोज करो आपके पास कोई एक चीज है, मान लो आपके पास कोई भी एक चीज है, मान लो ये आपके पास कोई भी एक चीज है, चाहे इस चीज पे कोई भी मान लो एक वस्तु है, किसी भी प्रकार की आपने रे डाल ली, किसी भी प्रकार की आपने प्रकाश डाला, लाइट डाल ली, लाइट रे डाल ली, मतलब प्रकाश किरण बोलते हैं, या किसी भी प्रकार का आपने इस पे मतलब एक तरीके से कोई भी चीज इस पर डाल ली, कोई भी, कोई भी चारों तरफ से डाल दी चाहे तो आपने। ठीक है, चारों तरफ से कोई कैसा भी रेडिएशन डाल दिया, मैं रेडिएशन भी कह सकता हूँ, किसी चारों तरफ से आपने रेडिएशन डाल दिया, और ये चीज इतनी चालाक और हराम है कि चाहे आप इसे कुछ भी दे दो सब इसके अंदर हजम है ना। कुछ व्यक्ति आपके साथ भी ऐसे होते होंगे कि आप उन्हें कुछ ही खाने को दे दो वे सारा खा लेंगे, हजम कर लेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से ये वाली हमारे पास कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसी वस्तु जो अपने चारों तरफ से पड़ने वाले, चारों तरफ से या एक तरफ से पड़ने वाले रेडिएशन को क्या कर ले, पूर्ण रूप से ऑब्जर्व कर ले, यानी कि पूर्ण रूप से अवशोषित कर ले, ऐसी वस्तु को क्या बोलते हैं, ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्या बोलते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। जल्दी से थंब करके बताओ क्या आप सभी को क्लियर हो गया। यानी कि चारों तरफ से आ जाए रेडिएशन या कुछ भी आ जाए, कोई सी भी चीज आ जाए, ये क्या कर लेगी, ऑब्जर्व कर लेगी और उसे वापस नहीं जान देने की, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो ये तो आपका परफेक्टली, अब इसकी डेफिनेशन लिख लो सभी स्टूडेंट, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। ठीक है, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी एक बार डेफिनेशन लिख लो, क्या है इसकी डेफिनेशन। चलो भाई, पहले एक काम करो, सभी डायग्राम बना लो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का।
ये आपका रफ था, पहले एक बार डायग्राम बना लो सभी परफेक्टली ब्लैक बॉडी का। सभी अपनी कॉपी निकाल लो और डायग्राम बना लो भाई। ठीक है, ये मान लो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है और यहाँ से कोई भी एक रे आ रही है, एक रे आ रही है, मतलब इस तरीके से यहाँ पे टकराई वो रे। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से टकराए और कभी भी ये वापस ना जाए। ठीक है, इस तरीके से कभी भी, यानी कि परफेक्टली ऑब्जर्व होगी वो। ठीक है, कोई भी और रे आई और वो क्या होगी, ऑब्जर्व होगी। ठीक है, पी पॉइंट पर टकराई सबसे शुरुआत में यहाँ पे, और ये क्या हुई, ऑब्जर्व होगी। ठीक है, तो इसे लिख लो, इसके नोट्स बना लो साथ में, इतना डायग्राम बना लो, हिंदी वाले लिखो। पूर्ण, पूर्ण या आदर्श कृष्णिका, इसे आदर्श कृष्णिका भी क्या देते हैं, आदर्श कृष्णिका। एक बार जल्दी से लिखेंगे भाई, क्या है, पूर्ण कृष्णिका, पूर्ण कृष्णिका, पूर्ण कृष्णिका वह वस्तु है, वह वस्तु है जो अपने, जो अपने, क्योंकि आपको लिखने से साथ साथ याद भी होता रहेगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने का। गैली आपने लिखा, गैली आपने तैयार कर लिया, जो अपने पृष्ठ पर गिरने वाले, जो अपने पृष्ठ पर गिरने वाले संपूर्ण, संपूर्ण विकिरण, संपूर्ण विकिरण को, चाहे, चाहे विकिरण, चाहे विकिरण की तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य कुछ भी हो, कुछ भी हो, पूर्णतः, पूर्णतः अवशोषित, पूर्णतः अवशोषित कर लेगी, कर लेती है। ठीक है, पूर्णतः अवशोषित कर लेती है, आदर्श या पूर्ण कृष्णिका कहलाती है, पूर्ण कृष्णिका कहलाती है। कृषिका कहलाती है। नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी से। एक बार नोट डाउन कर लो, फिर इंग्लिश वालों का भी लिखवा रहा हूँ भाई। ठीक है, इधर एक साइड में इंग्लिश वाले भी लिखते रहो साथ साथ में। ठीक है, ए परफेक्टली, ए परफेक्टली, ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी इज वन डेट, इज वन डेट ऑब्जर्व, ऑब्जर्व ऑल इनकमिंग, ऑल इनकमिंग लाइट, all incoming light and does not, and does not reflect, does not reflect any। ठीक है, reflect any, ये लिख लो जल्दी जल्दी से। ठीक है, all radiation, all radiation observed
ऑब्जर्व्ड, ठीक है, दिस प्रोसेस या ऐसे बस ये लिख लो, ऑल रेडिएशन ऑब्जर्व्ड। लिख लो भाई एक बार जल्दी जल्दी से, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है भाई, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है भाई, सभी ने अगर नोट कर लिया हो तो एक बार थंब कर दो, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं बढ़िया से। स्टीफन बोल्ट्जमैन लो, टॉपिक है स्टीफन बोल्ट्जमैन लो। और क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा वो क्वेश्चन भी आप नोट कर लियो। ठीक है, साथ साथ क्वेश्चन भी नोट करवा दूंगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते रहे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपने नोट कर लिया होगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा स्टीफन, आपने पढ़ा भी होगा इंटरमीडिएट में यो, स्टीफन बोल्ट्जमैन, बोल्ट्जमैन लो। और क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा एक बार नोट कर लो। स्टीफन स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम, बोल्ट्जमैन नियम। क्वेश्चन भी एक बार नोट कर लो अच्छे तरीके से, फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टीफन स्टीफन बोल्ट्जमैन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ इसका एक्सपेरिमेंट भी देना है। ठीक है, इसके साथ क्या करना भाई, इसका एक्सपेरिमेंट भी देना है। और इसके साथ ये ऐसे ही पूछा जा सकता है, इट कैन बी हाउ इट कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, पूर्ण आदर्श कृष्णिका में, आदर्श कृष्णिका विकिरण के लिए, कृष्णिका विकिरण के लिए, विकिरण के लिए स्टीफन स्टीफन बोल्ट्जमैन लो, बोल्ट्जमैन नियम समझाइए तथा तथा प्रायोगिक प्रायोगिक सत्यापन सत्यापन भी दीजिए। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन ये इस प्रकार से पूछा जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर वन बाय वन इसे समझाता हूँ अच्छे तरीके से, एक बार नोट कर लो। और होता क्या है उस बात को ध्यान से समझना। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता क्या है उस बात को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नोट कर लिया आपने सभी ने, एक बार जल्दी थंब भी कर दे करो भाई सभी, जितने भी क्लास ले रहे हो स्टूडेंट एक बार थंब भी कर दे करो। ठीक है, कि क्वेश्चन नोट कर लिया या ना कर लिया। ठीक है, इससे मुझे पता चलता रहेगा साथ साथ में आप कितना कर रहे हो चीज़ों को। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ
कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में है। क्या है? एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में है। भाई एक बात बताओ, किसी भी चीज के अंदर एनर्जी क्यों है? क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है। यानी कि टेम्परेचर एनर्जी पर डिपेंड करे हुए है और एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करे हुए है। और एनर्जी टेम्परेचर पर किस पावर में डिपेंड करे हुए है, ये वाली बात किसने बताई थी? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ने बताई थी। क्या बात बताई थी? कि भैया अगर एनर्जी है ना, एनर्जी प्रोपोर्शनल कर रही है टेम्परेचर की पावर 4 के। क्या किसके? एनर्जी डिपेंड करे हुई है टेम्परेचर की पावर 4 के। और E इजकल टू प्रोपोर्शनल का साइन यदि तुम हटाते हो तो एक सिग्मा आ जाता है टी की पावर 4। उसी सिग्मा को बोलते हैं स्टीफेन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्टीफेन कांस्टेंट। ये हमारा लॉ किसका है? स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ है। ठीक है, ये वाला लॉ। इस वाले लॉ पे आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक है, चलो तो मैं अब आपका ये तो था समझाने का प्रोसेस, अब मैं आपको इसे लिखा दूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो फेयर नोट्स मेरे साथ बनाते रहियो। ये मैंने आपको बता दिया कि ई जो है टेम्परेचर पर प्रोपोर्शनल करेगा, यही स्टीफेन लॉ है। चलो इसे हटा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यानी कि लिखना स्टार्ट कर दो सभी। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का स्टेटमेंट आप कैसे लिखाओगे एग्जाम में जाकर? तो स्टेटमेंट है इट स्टेट दैट द टोटल द टोटल रेडिएंट एनर्जी द टोटल रेडिएंट एनर्जी द टोटल रेडिएंट एनर्जी कैपिटल ई एमिटेड एमिटेड पर सेकंड फ्रॉम यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू दी फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी टी। ठीक है, यानी कि 10 ई प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, या ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे ई इजकल टू सिग्मा टी की पावर 4। ये आपका इसका स्टेटमेंट बन जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बन जाता है वेयर सिग्मा इज द कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट ओल्ड स्टीफेन कांस्टेंट। तो फिर इसके बाद भाई ये नियम तो दिया था स्टीफेन ने, लेकिन बोल्ट्जमैन का कहाँ से नाम आया? तो उन्होंने बताया बोल्ट्जमैन इस्टेब्लिश, और बोल्ट्जमैन ने क्या करा? यो इस्टेब्लिश करके दिखा दिया, प्रूफ करके बता दिया। दिस लॉ कैसा है? थ्योरेटिकली बता दिया। इस वजह से इन दोनों का नाम यहाँ पे आल लगा। थ्योरेटिकली थ्योरेटिकली फ्रॉम फ्रॉम थर्मोडायनेमिक कंसिडर कंसिडर। ठीक है, हेंस इट इज यूजुअली कॉल्ड अस एज स्टीफेन स्टीफेन बोल्ट्जमैन लो लो। नोट कर लो ये भी एक बार। ठीक है, फिर हिंदी वालों का लिखवा रहा हूँ। सभी साथ साथ में कॉपी पे नोट करते रहियो, फेयर कॉपी अपनी बनाते रहियो। ठीक है, आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा।
हिंदी वाले भी एक बार नोट कर लो भी, क्या है हिंदी वालों का भी। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार साथ साथ नोट्स करते रहो, जिससे कि आपको साथ साथ तैयारी भी होती रहे। वस्तु के किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड विकिरणित विकिरणित होने वाली कुल कुल ऊर्जा कैपिटल ई उस ताप वस्तु के उस वस्तु के उस वस्तु के परम ताप टी की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। इस प्रकार इंग्लिश वाले से रिवाइज कर लो इतने। ई प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, तो ई इजकल टू सिग्मा टी की पावर 4, ये नियम बनता है। ठीक है, जहाँ सिग्मा एक नियतांक है जिसे स्टीफन का नियतांक कहते हैं। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन ने सन 1884 में स्टीफन के नियम को उष्मागतिकी के सिद्धांतों द्वारा उष्मागतिकी के सिद्धांतों द्वारा सिद्ध किया तथा यह बताया कि, और स्टीफन का नियम परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए काम करता है, बताया कि यह नियम केवल आदर्श आदर्श कृष्णिका के लिए ही पूर्णतः सत्य है। अतः यह नियम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहलाता है। स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम कहलाता है। ठीक है, एक बार ये थ्योरी नोट कर लो यहाँ तक की, और थ्योरी नोट करते ही थम कर देना भाई। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर आपको एक बेहतरीन सी बात और बताता हूँ। ठीक है, एक बेहतरीन सी बात और बताता हूँ। इस वाले लॉ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्टीफन लॉ को ऐसे भी लिख सकते हो, ई इजकल टू सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हो। एक बार नोट डाउन कर लो।
टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब इसका ये तो हो गया स्टीफन लॉ। अब इसका प्रूफ करेंगे, इसे पहले प्रूफ करेंगे क्या होता है इसका प्रूफ। यानी कि ये तो स्टीफन लॉ हो गया। अब बोल्ट्जमैन ने ये कैसा प्रूफ करा था ये वाली बात बताएंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है ये। अगर सभी ने नोट कर लिया हो तो थंब कर दो, फिर मैं आगे चलता हूँ। थंब कर दो जल्दी जल्दी से। ठीक है भाई, कर लिया एक बार सभी, थंब कर दो भाई। अभी तक थंब नहीं आया किसी का भी। अब इसे थर्मोडायनेमिकली प्रूफ करेंगे भाई। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ तक। तो थर्मोडायनेमिक हेडिंग है, थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ स्टीफन लॉ, स्टीफन लॉ। ठीक है, उष्मागतिकी के द्वारा, उष्मागतिकी के द्वारा, उष्मागतिकी के द्वारा स्टीफन के नियम का, स्टीफन का नियम, मतलब प्रूफ दिखाऊंगा इसका। वो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें इसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले प्रूफ करने के लिए इसका क्या बनाना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाओ भाई सभी जल्दी जल्दी से। कि भाई एक डायग्राम बना लो सभी। ठीक है, एक डायग्राम बना लो जल्दी जल्दी सभी। ठीक है, एक बार डायग्राम बना लो। और इस डायग्राम में जितनी चीज लिखी जानी है एक बार हिंदी वाले लिख लो जल्दी जल्दी से। ठीक है, माना एक सिलेंडर, एक सिलेंडर की दीवारें, दीवारें पूर्ण परावर्तक है, पूर्ण परावर्तक है। ठीक है, तथा इसमें, तथा इसमें एक, तथा इसमें एक पूर्ण परावर्तक पिस्टन, पिस्टन पी लगा है, पी लगा है। ठीक है, यह सिलेंडर, यह सिलेंडर, यह सिलेंडर एक परम ताप, एक परम ताप कैपिटल टी पर ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू से के कृष्णिका विकिरण से भरा है, कृष्णिका विकिरण से भरा है, से भरा है। तो देखो भाई ये सिलेंडर जो है ऊपर से खुला हुआ है। तो इस सिलेंडर का मान लो ऐसा मान के चलो कि हमारे पास किसी मतलब चार, चार मान लो कोई गैस पार्टिकल है तो चार अलग अलग डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ऊपर से ज़्यादा खुला है तो तीन जगह से उस पर दाब लग रहा होगा। तो उसका इस पे जो ये हमारे पास सिलेंडर है, ऊपर पिस्टन है, पिस्टन को अगर पीछे कर रहे तो, लेकिन आप देख रहे होगे इधर से दाब लग सकता है, इधर से लग सकता है, इधर से। तो पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहती है। ठीक है, तो मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल के विकिरण विकिरण सिद्धांत के अनुसार, विकिरण सिद्धांत के अनुसार, के अनुसार
क्योंकि मैक्सवेल ने ही बताया था कि भैया अगर एक साइड से कोई चीज़ खुली है तो उस पर दाब कितने लगेगा, 3 तरफ से लगेगा। फिर वैसे तो 4 तरफ से लगता है, लेकिन खुली हुई में इतने से। इंग्लिश वाले भी थ्योरी लिख लो इसकी एक बार। लेट अस कंसीडर ए, let us consider a let us consider a perfectly reflecting wall refracting wall and fitted. Let us consider a cylinder 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 of perfectly reflecting wall and fitted with a perfectly perfectly reflecting piston यानी कि बाहर से ऐसा है कि अगर बाहर से इस पे पिस्टन पे कोई सिलेंडर पर आप डाल लोगे, पिस्टन पर डाल लोगे, तो बाहर रिफ्लेक्ट होकर चली जाओगी कोई भी चीज़। ठीक है। द एनर्जी डेंसिटी द एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन स्मॉल यू। ठीक है, स्मॉल यू। नाउ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल नाउ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल रेडिएशन थ्योरी थ्योरी पी इजिकल टू कितना रहेगा, U/3, क्योंकि 3 साइड से, एक साइड से खुला हुआ पिस्टन है। एक बार नोट डाउन कर लो। अब इसके डेरिवेशन पे चलते हैं हम। कहाँ पे चलते हैं, डेरिवेशन पे। ठीक है, चलो आई होप सभी ने यहाँ तक का नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका डेरिवेशन कैसे सेटअप करेंगे, डेरिवेशन को देख लो। तो डेरिवेशन चलता है इसका थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट और सेकंड रूल से। तो अब आप यहाँ एक बार पढ़ भी लोगे कि थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट और सेकंड रूल क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट रूल लगाते हैं। थर्मोडायनेमिक का यानी कि उष्मागतिकी का थर्मोडायनेमिक सेकंड रूल, वो सॉरी फर्स्ट रूल फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल कहता है यदि आप किसी चीज को एनर्जी दे रहे हो, DQ एनर्जी दे रहे हो, तो उसकी कुछ एनर्जी तो चली जाओगे इंटरनल में और कुछ चली जाओगे उसके वर्क के करने में। ठीक है, ये होता है उष्मागतिकी का पहला नियम। लेकिन अगर उष्मागतिकी के सेकंड लॉ की बात कर लगा तो ये क्या होता है, ये एंट्रोपी की डेफिनेशन होती है। उष्मागतिकी का सेकंड रूल क्या होता है, तो आपको याद रखना DQ इजिकल टू TDS, ये सेकंड रूल होता है। याद कर लो भी ना जल्दी जल्दी से, एक बार निगाहों में भर लो जल्दी जल्दी से फर्स्ट और सेकंड रूल को, जल्दी जल्दी से। ठीक है, कुछ टर्म्स ऐसे रहेंगे जो अभी आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप अभी याद कर लोगे तो बाद में आसानी हो जाऊंगी। वैसे ये आपकी सेकंड और थर्ड इक्वेशन में थी, वो सेकंड और थर्ड वाली यूनिट में थी, लेकिन फिर भी आप अगर यहाँ भी याद कर लोगे, वहाँ भी याद करना, यहाँ भी याद करना। ठीक है। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को लेकर चलता हूँ। ये तो मैंने लिखवा दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन है DQ इजिकल टू DU प्लस DW। तो DQ इजिकल टू DU ऐसा कैसी। अब ये जो वर्क है, वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, वर्क इजिकल टू कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। अब यहाँ पे फोर्स का काम कौन करेगा, P करेगा, और डिस्प्लेसमेंट का काम कौन करेगा, V करेगा। तो हमारा DW के स्थान पे क्या हो जाएगा, PdV हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन होगी। अच्छा एक बात बताओ, DQ की जगह भी तो TDS लिख सके हैं, तो यहाँ DQ की जगह क्या रख दिया, TDS इजिकल टू DU प्लस PdV, ये हो गया। और हमारे DS की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, DS की वैल्यू आ गई DU प्लस PdV, और नीचे क्या आ गया हो, DS। एक बार जल्दी जल्दी से बताओ, यहाँ तक क्लियर है किसी को, सबको।
यानी कि हमारी गया है यो टी। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है। कम कर दो भाई। ठीक है, अब यहाँ से लगा देंगे मैक्सवेल का। मैक्सवेल हमारे नेक्स्ट वाली यूनिट में पढ़ते हैं हम, मतलब इससे पहले वाली यूनिट में, लेकिन आप यहाँ पे याद रख लियो मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन, मैक्सवेल सेकंड रिलेशन। मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन क्या कहता है? वो कहता है कि डी एस बाई डी वी। ठीक है, अगर आपको इससे हिंट लेना है इस वाली इक्वेशन से, इसके बाद कि मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन अभी तो आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन इससे हिंट लेना तो ऐसा करियो, ये यहाँ पे देखो ऐसा समझियो, मतलब ऐसा मान के चलो, ये देखो इधर डी एस है, इधर ये डी वी है, डी वी को इसके डिवाइड में भेज दिया, पी को नीचे, पी के नीचे क्या है? टी है, तो यहाँ से ऐसी है बिल्कुल, डी एस बाई डी वी इजिकल टू, और डी पी अपॉन डी टी। इस तरीके से इक्वेशन है, ये मैक्सवेल का वो है, मैक्सवेल की सेकंड रिलेशन है। एक बार नोट डाउन कर लो सभी जल्दी जल्दी से। और अगर यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे टी आ रहा है, तो यहाँ कांस्टेंट टी रहा होगा, यहाँ वी आ रहा है तो यहाँ पे कांस्टेंट वी रहा होगा। ठीक है, अब एक काम करो, ये डीएस वाली वैल्यू उठाकर यहाँ यहाँ पर जल्दी जल्दी से रखो, जल्दी जल्दी से रखो भाई। अब डीएस की वैल्यू को उठाकर यहाँ पे पुटअप करो जल्दी जल्दी से, और जल्दी से बताओ। तो वन, इसका 1/t बाहर निकल जाएगा, 1/t, और क्या बचेगा यहाँ पे हमारा? ये डी एस और डेल्टा एस एक ही हो जाता है जब हम केवल एक ऑर्डर में पढ़ रहे हो, मतलब तीन वाली एनर्जी एक ही एनर्जी में सबमिट हो जाए। ये तीन की एनर्जी है, यो एक की एनर्जी है, तो जब तीन की एनर्जी एक में बन जाए तो ये जो डी है ये डेल का काम करने लगा यहाँ पर। ठीक है, तो डी यू, या तो डी यू के अकॉर्डिंग ले लो या डेल के अकॉर्डिंग ले लो, तो इसे ये वाला डी यू भी फिर किसके अकॉर्डिंग काम करने लग जाएगा? डेल के। डी यू प्लस पी डीवी अपॉन यहाँ पे क्या हमारा ये डीवी, और किसके अकॉर्डिंग है? टी के, और ये क्या है हमारे पास? डेल पी अपॉन डेल टी, और ये हमारे पास कौन सी टर्म्स है? वी की। एक बार नोट डाउन कर लो जल्दी से, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? जल्दी जल्दी से नोट कर लो भाई। अब एक काम करो, इस वाले टी को इधर भेज दो, इन्हें अलग अलग लिख लो। तो डी यू बाई डी वी प्लस के पी डी वी बाई डी वी, और ये वाला जो टी है ये वाला टी इधर चला जाएगा, टी डी पी बाई डी टी। कुछ इस तरीके से हमारा इंटरफेस बन जाएगा सामने का। ठीक है, ये टी है और यहाँ पे क्या है? ये वी। इससे ये वाली टर्म्स कट जाओगे तो हमारी डी यू बाई डी वी प्लस के पी बन गए। पी को आप छोटा पी या बड़ा पी कैसे भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। टी इजिकल टू, ये कांस्टेंट वाले टी को रिप्रेजेंट करो, और ये कंपनी वाला टी है हमारा, डी पी बाई डी टी, और ये क्या है हमारा? वी के अकॉर्डिंग। एक बार नोट डाउन कर लो सभी जल्दी जल्दी से, जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? ठीक है, नोट डाउन कर लो भाई। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी से सभी, फिर आगे चलेंगे। अगर मैं आपसे कह लगूँ एक इसमें अगर मुझे इस किसी ना किसी तरीके से u की वैल्यू पता लग जाए और p की वैल्यू यहाँ से पता लग जाए तो मेरा काम हो जाएगा। इन दो वैल्यू को अगर हमें पता करना है तो कैसे निकाल लेंगे? ध्यान रखियो, स्मॉल u डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आती है हमारी? u की वैल्यू आती है एनर्जी डेंसिटी अपॉन v, और हमारे पास p की वैल्यू कितनी थी? जल्दी से बताओ, p की वैल्यू कितनी थी?
जल्दी जल्दी से बताओ पी की वैल्यू सबसे शुरू में कितनी आई थी हमारे पास में? पी की कितनी आई थी? एक बार देख लो भाई, पी की वैल्यू कितनी आई थी। पी की वैल्यू देखो ये रही। पी की वैल्यू u/3 आई थी, ठीक है। पी की वैल्यू आई थी u/3। पी की वैल्यू u/3। ये टर्म्स आ गई, इन्हें उठा कर यहाँ पर रखो। तो डी यू, इस वाले u की वैल्यू कितनी है, uv अपॉन डी वी प्लस पी, ठीक है। और ये हमारा क्या चल रहा, टी चल रहा है, इजिकल टू टी। अब पी के अकॉर्डिंग देखो, d/dt। और पी की वैल्यू कितनी है हमारी, u/3। कितनी है, u/3। ये टर्म्स हमारी बनी। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो भाई। अब जल्दी जल्दी से इसे सिंप्लीफाई करके लिख लो। ये जो 3 है ना, इसे बाहर निकाल कर लिख लो। और इसे जल्दी से बताओ, क्या आप सभी की ये वाली टर्म्स बन गई इसकी? सिंप्लीफाई करके बताओ इस वाले टर्म्स को। क्या इस पी की जगह भी रख लो, इस पी की जगह भी आप क्या रख लोगे, इस पी की जगह भी u/3 रख दो। पी की जगह भी u/3 रख लो। और सिंप्लीफाई करके मुझे जल्दी से बताओ, क्या सभी का सिंप्लीफाई करने के बाद क्या ये टर्म्स बननी है, u प्लस u/3, u/3 प्लस इजिकल टू t/3 du/dt। बन गई ये वाली टर्म्स, सभी की ये वाली टर्म्स बननी होगी। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद आपका 4u एल्सियम वगैरह लेकर 3 इजिकल टू t/3 और du/, इसे मतलब पूरे को लिख लो। पूरे को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या ना। तो यानी कि यहाँ से अगर वेरिएबल सेपरेशन मेथड कर लें तो du/u और dt/t बनेगा। इस तरीके से हमारा टर्म्स बनेगा। और इसका हम इंटीग्रेशन कर दें, क्योंकि वेरिएबल सेपरेशन मेथड हो गया यहाँ पे, आपने मैथमेटिक्स में अच्छे से पढ़ा होगा। इंटीग्रेशन कर दें तो ये बन जाएगा log u इजिकल टू ये आएगा 4 log t। और एक कांस्टेंट टर्म्स मान ली हमने a। और अगर यहाँ से अगर हम किसकी वैल्यू निकालना चाहे u की, तो u की वैल्यू आओगी a t⁴। a t⁴ एक बार नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी से। और जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? जल्दी जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? क्लियर करो भाई, जल्दी, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? अब देखो, मान लो कोई भी एक हमारे पास, इसे थोड़ा कम कर लेते हैं भाई। अब देखो हमारे पास सपोज करो कोई भी एक ऐसा चैम्बर है, इसमें कोई भी क्या आ रही है, लाइट आ रही है। लाइट सी के फॉर्मेट में तो आएगी, सी के फॉर्मेट में आएगी। और लाइट डेंसिटी इसके साथ है। एक बात बताओ, लाइट डेंसिटी इसके साथ है तो ये चारों दिशा में जा सकती है। यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है। यानी कि ये क्या बिखर रही है, एनर्जी बिखर रही है। तो एनर्जी लाइट डेंसिटी और इसकी वेलोसिटी के साथ चारों दिशाओं में बिखर रही है। तो ई की वैल्यू u/c/4 आ गई। तो अगर हम इसकी वैल्यू को ई इजकल टू यू की वैल्यू को यहाँ पर रखने लगो a t⁴ ऐसा रखने लगो। तो एक बात बताओ, ई इजकल टू ये ca/4 तो कांस्टेंट हो गया और ये t⁴ हो गया। तो इसके स्थान पे हम क्या लगा सकते हैं, सिग्मा लगा सकते हैं t⁴ इस तरीके से। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करा था और उसने बता दिया था सिग्मा की वैल्यू होती है ca/4। ठीक है, क्या होती है, ca/4। एक बार नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी से। ठीक है, कभी कभार कंपटीशन एग्जाम में भी ये टर्म्स पूछ ली जाती है कि सिग्मा की टर्म्स होती क्या है। तो सिग्मा की टर्म्स होती है ca/4। ठीक है, तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग स्टीफेंस लॉ क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब वो प्रूफ हो गया। अब हम वेरीफाई करेंगे इसे एक एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर के द्वारा। ठीक है, जल्दी जल्दी से बना लो। अब वेरिफिकेशन करेंगे। क्या आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया? थंब कर दो एक बार, जल्दी जल्दी से थंब कर दो, फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं इसका। ठीक है,
क्या सभी को कोई किसी कोई दिक्कत समस्या तो ना आई? ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं भाई इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो प्रूफ हो गया, अब एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंटल 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 वेरिफिकेशन ऑफ स्टीफेन लो। स्टीफेन लो। ठीक है, यानी कि प्रायोगिक सत्यापन किसका? स्टीफन के नियम का, स्टीफन के नियम का। वेरिफिकेशन करते हैं तो इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाने पड़ेंगे भाई। चलो भाई बनाओ डायग्राम। डायग्राम का खेल है इसमें। ठीक है, डायग्राम बना लो भाई। ये एक वोलोमीटर है जो टेम्परेचर के साथ जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत ना, बनाते रहो, बाद में बता दूं मैं एक बार। ये इसमें एक वायर है ऐसा, यहाँ का एक वायर की ऐसा लूप सी बनी हुई है। ठीक है, ये बना लो एक बार। के सामने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक और अपरेटस रखा हुआ है, एस डैश। ये अभी बताऊंगा ये सारी चीजें है क्या। यहाँ पे एक थर्मामीटर भी लगा हुआ है भाई इसमें। ये थर्मामीटर है। ऐसे यहाँ पे एक, ये बस इसके बारे में लिखना होता है थोड़ा सा। ठीक है, एक बार ये नोट डाउन कर लो ऑपरेटर्स। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? ल्यूमर और प्रिंगहाइज्म ने दिया था। ठीक है, ल्यूमर और प्रिंगहाइज्म ने। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो। डायग्राम बन गया भाई सभी का। एक बार थ्योरी लिखा दूं, एक बार फिर इसके बाद मतलब उस थ्योरी को इसके साथ साथ मैच करते रहेंगे। ठीक है, एक बार थ्योरी लिख लो मेरे साथ। डायग्राम बन गया क्या सभी का? एक बार डन लिख दो सभी, अगर डायग्राम बन गया हो तो। ठीक है, और इसके साथ साथ लिखते रहो ल्यूमर
ल्यूमर तथा ब्रिंगहाइज्म ने ब्रिंगहाइज्म ने 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में 100 डिग्री सेल्सियस तथा 1300 डिग्री सेल्सियस के बीच स्टीफन के नियम का स्टीफन के नियम का सत्यापन किया। मतलब दो साइंटिस्ट और आए, उन्होंने इसके नियम का सत्यापन करा। उन्होंने क्या लिया, इसमें इसमें कृष्णिका विकिरण के दो स्रोत ए तथा बी हैं। ए एक दोहरी दीवार वाले तांबे का बर्तन है। बर्तन है। जिन बच्चों को मेहनत नहीं करनी वे चले गए, जो बच्चे मेहनती है वे जुड़े हुए हैं। क्योंकि बच्चा कभी भी मेहनती नहीं रहता, केवल टीचर उसका मेहनती रहता है, टीचर उसे मेहनती बनाता है। लेकिन बच्चा क्या है, पैसों की दोस्त बहुत ज्यादा दिखाने लगे आजकल। वो ये सोचता है पैसों से टीचर को खरीद सकता है, लेकिन वो ये नहीं पता उसे कि टीचर को तो चल खरीद लेगा, लेकिन क्या अपने भविष्य को खरीद लेगा तू? बिल्कुल नहीं खरीद सकता। तो इस प्रकार की मनोवैज्ञानिकता स्टूडेंटों के माइंड में होती है कि बस चाहे पेपर पहले आवे चाहे पेपर बाद में आवे, सब कुछ टीचर ही करावे, है ना। लेकिन मेहनत का काम उसे कभी नहीं करना। जो मेहनती बालक होवे वे लास्ट समय तक जुड़े रहते हैं और लास्ट समय तक चीजें करते रहते हैं। ठीक है, एक बार लिख लो, उबालता जल भर देते हैं। अभी इसके बारे में फिर बताऊंगा। उबालता जल भर देते हैं। इस प्रकार ए 1600 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक कृष्णिका की तरह कार्य करता है। एक कृष्णिका की तरह कार्य करता है। एक बार नोट डाउन कर लो, फिर इस थ्योरी को समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इस उसमें क्या है, देखो पहली लाइन को पढ़ो ध्यान से। ल्यूमर और प्रिंगहाइज्म ने 1897 ईस्वी में, यानी कि दो साइंटिस्ट थे, ल्यूमर और प्रिंगहाइज्म ने 100 डिग्री सेल्सियस और 1300 डिग्री सेल्सियस के बीच स्टीफन के नियम का सत्यापन करा। यानी कि उन्होंने जो टेम्परेचर लिया, 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और 1300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिया। इसमें कृष्णिका विकिरण के दो स्रोत ए और बी हैं। कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको? एक स्रोत ये दिखाई दे रहा ए, एक ये दिखाई दे रहा ए, एक ये दिखाई दे रहा बी। ठीक है, ये कृष्णिका स्रोत हो गया। ए एक दोहरी दीवार वाले तांबे का बर्तन है। ए देखो ये दोहरी दीवार है और ये क्या है, एक तांबे का बर्तन है। ठीक है, जिसके भीतर की सतह को काला कर देते हैं। इसके भीतर की जो सतह है ना, ये सब काली करी हुई है। कैसी करी हुई है? काली करी हुई है। ठीक है, काली कर देते हैं। तथा दीवारों के बीच का स्थान क्या, तथा दीवारों के बीच के रिक्त स्थान में उबलता जल, ये जो दीवार है इनके बीच में खाली स्थान है, इसमें क्या कर देते हैं, उबलता हुआ जल भर देते हैं। ठीक है, भर दिया। इस प्रकार ए 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक कृष्णिका के तरह का काम करता है। यानी कि इसका टेम्परेचर कितना, उबलते हुए जल का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अब इधर आऊंगे ऐसे ही, अगर यहाँ तक का नोट कर लिया हो तो एक बार थम कर दो जल्दी जल्दी से। नोट कर लिया भाई?
ठीक है, एक बार यहाँ तक का लिख लो, एक कृष्णिका की तरह कार्य करता है। इसका मुंह, इसका मुंह, इसका मुंह एक जल द्वारा शीतल किए गए, शीतल किए गए गए कपाट, कपाट एस से बंद करके, बंद करके इससे, इससे आने वाले, इससे आने वाले विकिरण को रोका जा सके, रोका जा सके। ये तो होगी इधर की बात। अब बी की भी बात कर ले भाई। बी क्या काम कर रहा है? बी, इसके बाद यहाँ से ये सक के बाद बी की बात हो रही है। बी एक, एक खोखला, एक खोखला गोला है, खोखला गोला है, जिसकी भीतरी सतह, जिसकी भीतरी सतह, भीतरी सतह प्लेटिनम, प्लेटिनम की कालिख से, कालिख से होती रहती है, होती रहती है। यह एक लवणक, लवण उष्मक, उष्मक में 200 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस के बीच, बीच गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तथा इसका ताप, इसका ताप एक वैद्युत, वैद्युत युग्म टी के द्वारा सॉरी नापा जाता है, नापा जाता है। ठीक है, इसके सामने भी, इसके सामने भी, इसके सामने भी एक शीतल कपाट, शीतल कपाट एस डैश रखा, एस डैश रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। विकिरण ऊर्जा नापने के लिए, ये 15 नंबर का आता है भाई पूरा, नापने के लिए ए तथा बी के बीच में, के बीच में जी होता है। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो और फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। क्या क्या रखा क्वेश्चन में एक बार देख लो। यहाँ तक की बात मैंने आपको बताई थी कि ए तक की बात हो गई थी, अब इधरली साइड में बी की बात हो रही है। बी क्या है? खोखला गोला है जिसकी भीतरी सतह प्लेटिनम की कालिक्स है, भीतरी सतह प्लेटिनम की कालिक्स है वह। यह एक लवण उष्माक में 200 से 600 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जावा है, यानी कि ये गर्म कर रखा है तथा इसका ताप एक वैद्युत युग्मक टी के द्वारा नापा जावा है। ये एक वैद्युत युग्मक, देखो ये लगा हुआ वैद्युत युग्मक, इसके बाद द्वारा टी लगा है। इसके सामने भी एक शीतल कपाट एस डैश, इसके सामने भी एक कपाट रख दिया, इसके सामने भी एक कपाट रख दिया। कपाट क्या काम करता है? क्वाड है ये, एक तरीके से आने वाले रेडिएशन को ये रोकता है। ये इसमें भी जो रेडिएशन आए इसे भी यहाँ पर रोकता है। ठीक है, ये था हमारा। ठीक है, और यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे गैलोमीटर लगा हुआ है, जी लगा हुआ है, जो मतलब एनर्जी को नापता है। ये जी लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इस वाले की यो एनर्जी नापे, इस वाले की यो वाली नापे। ये इसकी पूरी थ्योरी थी। ठीक है, अब इसका एक्सपेरिमेंट करता है। तो जब इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट करा था, इसका एक्सपेरिमेंट करा था, एक बार इसे एस को हटा के एनर्जी को जान देवे, एक बार इसे एस डैश को हटा के एनर्जी को जान देवे। तो स्टीफन के लॉ के अनुसार ही ऐसा हुआ था कि एनर्जी जो है ना टेम्परेचर की फोर्थ पावर के ही प्रोपोर्शनल आई थी। ठीक है, कैसे आई थी? फोर्थ पावर की प्रोपोर्शनल आई थी। ठीक है, ये था एक बार कंसेप्ट। इंग्लिश वालों को क्या काम करता हूँ मैं? इंग्लिश वालों को जो ये वाली इसका थ्योरी है ना,
ये वाली थ्योरी मैं फोटो खींच के कैप्चर करके भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला आपने नोट कर लेगा। मैं यहाँ पे एक इंग्लिश वालों को मेरे से थ्योरी ले लियो भाई, यहाँ पे इंग्लिश वाली थ्योरी, इसकी इंग्लिश की थ्योरी, इंग्लिश की थ्योरी मेरे से आप ले लेना। मैं इसका फोटो खींच के आपको भेज दूंगा। जिसको भी इंग्लिश वाली थ्योरी चाहिए वो इंग्लिश वाली थ्योरी मेरी यहाँ से, ये वाली जो जितने भी थ्योरी लिखवाई है वो ले सकता है, ठीक है। फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। चलो, एक बार अपने सिलेबस में देख लेते हैं कौन सी चीज़ और ज़्यादा बड़ी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब तक क्लियर हो गया होगा आई होप सभी को। ठीक है, इंग्लिश वाली थ्योरी में ये वाली दे दूंगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सर एक मिनट, ठीक है, नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी से। नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी से सभी। और ये यूनिट मतलब कल खत्म हो जाएगी, ठीक है, कल ये वाली यूनिट खत्म हो जाएगी। एक बार नोट करने के बाद थंब का जरूर कर देना भाई, नोट करने के बाद एक बार थंब जरूर कर देना। एक बार नोट डाउन कर लो जल्दी से, थंब हो जाओ। कल ये वाली यूनिट खत्म हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा बड़ी ना, इसमें तीन तीन ही टॉपिक है, तीन ही टॉपिक बड़े बड़े हैं ये, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और कैसे पूछा जाता है, ये तो आपको स्टीफन का तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टॉपिक मतलब अगर बड़े से टॉपिक की बात करने लगे तो स्पेक्ट्रल में, स्पेक्ट्रम में, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है आपका, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, ये तीनों टॉपिक इम्पोर्टेंट है मोस्ट ही। स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण, एक स्पेक्ट्रम है उसमें ऊर्जा वितरण कैसा होता है ये वाली बात हमें बतानी है, ऊर्जा वितरण, ठीक है। स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। साथ साथ आप प्रिपेयर भी करते रहिए, पढ़ते भी रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन, ये मतलब टॉपिक नेम ये है, और इसका क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन लिख लो। वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए कि आदर्श, कि आदर्श कृष्णिका, आदर्श कृष्णिका के स्पेक्ट्रम में, के स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण, ऊर्जा वितरण, ऊर्जा वितरण का किस प्रकार, किस प्रकार प्रायोगिक, प्रायोगिक रूप से, प्रायोगिक रूप से अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया गया है, गया है, तथा इसकी व्याख्या, तथा इसकी व्याख्या, इसकी व्याख्या किस प्रकार, किस प्रकार
की गई है, किस प्रकार की गई है। ठीक है। और या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यो या करके, ये वाला सेकंड वाले तरीके से ज्यादा पूछा जाता है। ये वाले तरीके से, ये सेकंड वाले तरीके से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्णिका स्पेक्ट्रम, कृष्णिका स्पेक्ट्रम के अध्ययन के लिए, के लिए ल्यूमर, ल्यूमर स्प्रिंग जाइम प्रयोग का वर्णन कीजिए। इस नाम से ज्यादा पूछा जाता है, प्रयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है, वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। इससे, इससे क्या महत्वपूर्ण, इससे क्या महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस तरीके से ज्यादा पूछा जाएगा। सूचनाएं प्राप्त होती, होती है। ठीक है, क्या सूचनाएं प्राप्त होती है, एक बार इंग्लिश वाले भी इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब इस वाले मेथड से ही पूछा जा सकता है, किसी भी मेथड से पूछा है क्वेश्चन का, दोनों का पैटर्न भी बता रहा हूँ मैं। डिस्क्राइब हाउ द एनर्जी, हाउ द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्पेक्ट्रम, द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हैज बीन, हैज बीन एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली स्टडी एंड हाउ इट हैज बीन एक्सप्लेन। ठीक है, या सबसे महत्वपूर्ण है ये वाले तरीके से पूछा जाना। ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस वाले तरीके से। डिस्क्राइब ल्यूमर, ल्यूमर स्प्रिंगहाइज्म, स्प्रिंगहाइज्म एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट फॉर द स्टडी, फॉर द स्टडी ऑफ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये थोड़ी थियोरेटिकल यूनिटी थी, इस वजह से मुझे इसमें आपको पढ़ाने के लिए दोनों चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है, समझाना भी और प्लस में थ्योरी भी। ठीक है, लेकिन और जो यूनिट है मतलब वे कैसी हमारी डेरिवेशनल है, ऑब्टेन फ्रॉम इट। एक बार नोट डाउन कर लो, जिसे इंग्लिश में करना इंग्लिश में कर लो, हिंदी में करना हिंदी में कर लो। और अगर हिंदी वालों का नोट हो गया हो तो थंब कर देना, इंग्लिश वालों का भी नोट हो गया हो तो थंब कर देना। ठीक है, फिर इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, फिर इसका डायग्राम बनाते हैं। लगभग भी 20 मिनट और क्लास चलने वाली है आपकी। ठीक है, ये वाले टॉपिक को हम कर ही लेंगे। एक बार नोट कर ले हो तो थंब कर दो भाई जल्दी जल्दी से। चलो, नोट कर लिया होगा आई होप सभी ने ये क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन का ही तरीका पूछे जाने का तो मैंने बता दिया। चलो, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें डायग्राम बना लो। क्या बनाओगे, डायग्राम बना लो भाई। इसका डायग्राम इम्पोर्टेंट है, इसके डायग्राम में ही इसके काफ़ी नंबर मिलते हैं। ये आएगा तो 15 नंबर का पूछा जाएगा आपसे।
एक बार डायग्राम बना लो भाई सभी। एक बार ये डायग्राम बना लो भाई सभी। जैसे ही आप सभी डायग्राम बना लो, एक बार थंब जरूर कर देना, ठीक है। एक बार थंब जरूर कर देना। ठीक है भाई, अगर डायग्राम बनते ही एक बार थंब जरूर कर देना, ठीक है। डायग्राम बड़ा महत्वपूर्ण है वो। डायग्राम बन गया भाई सभी का? जल्दी एक बार थंब कर दो भाई, अगर डायग्राम बन गया हो तो सभी का। जल्दी जल्दी से बताओ भाई, थंब कर दो, बढ़िया। चलो इसमें थोड़ा सा लिख लो, इस डायग्राम से रिगार्डिंग कुछ चीजें लिख लो जो आपको इस डायग्राम से रिलेटेड, और देखते रहिए इस डायग्राम को। कृष्णिका पिकीर लिखो भाई इसमें, कृष्णिका, कृष्णिका, कृष्णिका विकिरण, वो कृष्णिका पूर्ण विकिरणित होती है, पूर्ण विकिरणक होती है, पूर्ण विकिरणक होती है, पूर्ण विकिरणक होती है, अर्थात, अर्थात यह सभी संभव, यह सभी संभव तरंग दैर्ध्यों के विकिरण, विकिरण उत्सर्जित, भाई जो चीज ऑब्जर्व कर रही है वो चीज उत्सर्जित भी तो कर सकती है, उत्सर्जित करती है। भाई कोई चीज अगर अवशोषित, अवशोषण कर रही है, उत्सर्जन भी तो करोगी। तो ल्यूमर, ल्यूमर तथा प्रिंगहाइज ने, प्रिंगजाइम ने सन
सन 1899 ईस्वी में, इसमें भी विभिन्न तापों पर, विभिन्न तापों पर कृष्णिका से, कृष्णिका से उत्सर्जित, से उत्सर्जित तरंगदैर्ध्यों में, तरंगदैर्ध्यों में ऊर्जा, ऊर्जा वितरण का, ऊर्जा वितरण का प्रयोग द्वारा अध्ययन किया, योग द्वारा अध्ययन किया, प्रयोग द्वारा क्या करा, अध्ययन करा भैया। उन्होंने, उन्होंने वैद्युत धारा द्वारा, वैद्युत धारा द्वारा गर्म किए गए, गर्म किए गए, किए गए प्रकोष्ठ, यानी कि प्रकोष्ठ का मतलब चैम्बर, प्रकोष्ठ को, जिसमें, जिसमें एक संकीर्ण, जिसमें एक संकीर्ण छिद्र था, संकीर्ण छिद्र था, कृष्णिका की भांति, कृष्णिका की भांति, की भांति प्रयुक्त किया, कृष्णिका की भांति प्रयुक्त किया। ठीक है। कृष्णिका का ताप, कृष्णिका का ताप, ताप वैद्युत, ताप वैद्युत युग्म से, युग्म से मापा, मापा। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो। ये डायग्राम की चीजों को एक बार समझा रहा हूं मैं, फिर ये इसके बारे में लिखी हुई है, एक बार मैच करके देखो अच्छे से। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में भी लिख लो इसकी थ्योरी को एक बार। स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, स्पेक्ट्रल उसके नाम से ही पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो द डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी among, among the various, various wavelength, various wavelength in black body, black body radiation, black body radiation was investigated by Lumer, Lumer and Bringheim, Bringheim in 1899. They used, they used an electrically, electrically heated, electrically heated chamber, electrically heated chamber with a, with a small, small aperture, small aperture as the black body, as the black body, and measured, measured its temperature, measured its temperature by a thermocouple, थर्मोकपल। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी थ्योरी थ्योरी है भाई, इस वाले क्वेश्चन में भी क्या थ्योरी थ्योरी है। अब एक बार देखो,
मैं इस थ्योरी को अपने डायग्राम से मैच करके देखते रहिए। कृष्णिका पूर्ण विकिरणक होती है, अर्थात ये सभी संभव तरंगदैर्ध्य को विकिरण उत्सर्जित करती है। भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है? जो अपने अंदर को ऑब्जर्व कर ले, लेकिन कृष्णिका पूर्ण विकिरणक जो ऑब्जर्व कर रही है ये एमिट भी तो करेगी। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया? इंग्लिश में भी ये बात समझ लो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमॉन्ग द वेरियस वेवलेंथ इन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेव्स भी निकलती रहती है। जब ऑब्जर्व भी कर सकते हैं तो निकल भी तो सकती है। अगली बात क्या रखी है? ल्यूमर तथा प्रिंगहाइज़ ने सन 1899 में विभिन्नताओं पर कृष्णिका से उत्सर्जित तरंगदैर्ध्यों के ऊर्जा वितरण का प्रयोग द्वारा अध्ययन किया। यानी कि ल्यूमर तथा प्रिंगहाइज़ ने जो ये वेवलेंथ निकल ली थी उनकी स्टडी करके बताया। क्या बताया? स्टडी करके बताया। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने वैद्युत धारा द्वारा गर्म किए गए प्रकोष्ठ को, जिसमें एक संकीर्ण छिद्र था, कृष्णिका विकिरण की भांति प्रयुक्त करा। अब जैसे डायग्राम को आप देखोगे, यहाँ से ये क्या है? एक ब्लैक बॉडी चैम्बर है। यहाँ से क्या करा? यहाँ से मतलब हमारी वेव निकल ली है, ये रही वेव निकल ली है। यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है। कौन सा मिरर लगा हुआ है? ये कॉनकेव, यानी कि अवतल मिरर लगा हुआ है ए। जैसे ही एक साइड में एक अवतल मिरर दूसरा भी लगा हुआ है, ठीक है, कॉनकेव दूसरा बी लगा हुआ है। जैसे इस पर डलती है फिर इससे निकल के किस पे जाती है? प्रिज्म से जाती है। प्रिज्म इन्हें अलग अलग कर देता है, यानी कि यहाँ से कितनी बन के चली? दो। दो की फिर यहाँ से कितनी होगी? चार। अब इन चार को अलग अलग से टेलीस्कोप और गैलोरीमीटर की हेल्प से ये चेक कर लेते हैं। ये एक हमारा जी मतलब इस तरीके की चीज है जो इनको क्या करता है? स्टडी करता है। क्या है भाई? ये हमारी स्टडी करता है, ठीक है। ये ल्यूमर ने बनाया था, एक बोलोमीटर ही है, यो टेलीस्कोप की सहायता से लगा हुआ बोलोमीटर ही है, जो मतलब इनकी स्टडी करता है कि कितनी वेव आ रही है और सबकी अलग अलग वेवलेंथ कितनी है। इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। तो इनकी अलग अलग वेवलेंथ के लिए उसने क्या करा? कुछ अपने नियम दिए। क्या नियम दिए? ध्यान से समझना मेरी बात। यहाँ पे जैसे ये लिख दोगे, इसमें अगर कोई स्टूडेंट क्या करना है, इस डायग्राम के बारे में बता देना है। डायग्राम के बारे में पूरी चीजें बता देनी है। आज मैंने जितनी चीज बताई है इसके आगे कल कहानी चलेगी हमारी हिस्से बाद में ही, ठीक है। आज इतनी। फिर क्या देखो, ल्यूमर और प्रिंगहाइज़ ने क्या करा था? इन सभी वेवलेंथ के लिए निकल के तो चली, चलो यहाँ से ये निकल ली और यहाँ से जाकर अलग अलग होगी। इन सभी वेवलेंथ के लिए क्या बताया? अलग अलग चीज बताई। उसने बताया कि जो हायर वेवलेंथ की थी उन्हें एक रेले जीन्स के फॉर्मूले के द्वारा बता दिया। जो कैसी थी, मतलब लोअर वेवलेंथ की थी, कम वेवलेंथ की थी, उन्हें वीन्स फॉर्मूले से बता दिया, ठीक है। बस ये दो फॉर्मूले इसमें आ गया था। तो वीन्स का फॉर्मूला और रेले जीन्स के फॉर्मूले इसके अंदर आ गए थे, ठीक है। बस ये वाली बात उसने बताई थी ल्यूमर और प्रिंगहाइज़ ने। तो कल को इसके बाद की कहानी चलेगी। और कल को आई होप कि मतलब कल मैं तुम्हारा ये वाली यूनिट खत्म हो जा, कल या परसों में ये वाली यूनिट खत्म हो जा। जितना भी मैं करा रहा हूँ सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काफी में नोट आप कर लियो अच्छे तरीके से। ऑल द बेस्ट सभी को।